जो जंगबंदी की कोशिशें हैं, क्या देर से शुरू नहीं हुई? और तैयब अर्दगान को जो यूरोपीय हुकूमतें तो पसंद नहीं करती, लेकिन तुर्की एक वो मुल्क है जिसके पास ब्लैक सी तक रसाई हासिल है। क्या तुर्की यूरोपियन ममालिक और पुतिन के दरमियान किसी पुल का किरदार अदा करने के काबिल है, या वो इस सूरत हाल में यूरोपियन ममालिक से सियासी फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा? देखिए, तुर्की मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा पिवटल और बड़ा आम मुल्क है, और तुर्क जो हैं बहुत अच्छे फाइटर हैं और बड़ी एक मैग्निफिसेंट किस्म की बड़ी ग्रेसफुल कौम है। लेकिन उनके अपने मसाइल हैं, उनके दाखिली मसाइल हैं, उनके मुआशी मसाइल हैं। उनको यूरोप वाले भी उस तरह अपना हिस्सा नहीं समझते। नेटो के अंदर तो वो शामिल हैं, लेकिन उनको भी सिक मैन ऑफ यूरोप आपको पता है कि समझा जाता रहा है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं ना कि देर से कोशिश शुरू हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही देर से ये मसला इसलिए हो रहा है कि शुरू में यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। आपने जब रशिया की दीवार बैक को दीवार से लगाने की कोशिश की है और इतना पुश किया है कि आपने पोलैंड को ले लिया, फलाना ले लिया, सारे छोटे मोटे करते कराते अभी आप यूक्रेन के ऊपर आपकी नजरें जमी हुई थी। तो ये तो सच्ची बात है ना। मैं प्यूटन की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जब हम क्यूबा में जाके मिसाइल लगाने लगे थे तो उन्हें शोर कर दिया था। तो अभी अगर ये यहाँ मिसाइल लगाएं तो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर हर्फ आता है। तो मैंने तो यही कहा था कि नाटो में ना शामिल हो। तो मसला ये है कि ये वेस्ट और अमेरिका को चाहिए था कि यहाँ तक नौबत ना आती, कोई तो बफर रहने दे। अगर आप पीस चाहते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, हम बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है जो प्यूटन के हमले से जो नुकसानात हो रहे हैं, जो ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हो रहा है, और ये तो अनफॉर्चुनेट है चूंकि वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर है, किसी भी सॉवरन कंट्री पे आप नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हर कंट्री का ये भी राइट है कि वो अपने दफा करे और वो ये देखे कि उसको खतरात कहाँ से बिल्ड हो रहे हैं। तो इसका एक तारीखी पन से मंजर इरफान भाई ये है कि 20वीं सदी के अवाइल में 1905 में इनफैक्ट ये एक बरतानिया के जोग्राफिया दान थे जॉन मैकेंदर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो यूरेशिया है ये दुनिया का हार्टलैंड है और यूरेशिया के ऊपर जो कब्जा करेगा वो दुनिया पे रूल करेगा। और फिर एक जॉन नेकुलस एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था अमेरिका का, उसने ये कहा कि नहीं, सिर्फ यूरेशिया की हार्टलैंड ही नहीं बल्कि रिमलैंड भी यूरेशिया की जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी सी की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी देखा कि जो यूक्रेन के अंदर पहले क्रीमिया का इशू हुआ और फिर ये टेंशन बढ़ती गई। मैंने आपके किसी आज से 2-3 साल पहले भी जो इंटरव्यूज दिए हैं उनमें जब बैनुल-अक़वामी सतह पे बात मैंने की थी, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन आपका कोई डिस्टर्बेंस है? जी जी जी, डिस्टर्बेंस ऐसी है, मुझे इधर तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि दुनिया के अंदर एक रेक्टेंगल है डिस्टर्ब करने वाली, उसका एक जाविया जो है वो यूक्रेन है, यूरेशिया है, जहां सीड्स हैं ऑफ इंटरनेशनल वार के, वर्ल्ड वार के, न्यूक्लियर वार के। नंबर 2 जो पॉइंट है वो मैंने बताया था कि साउथ चाइना सी है, जहां आप कंटेन करने की चाइना को कोशिश करें, वहां आइलैंड्स के झगड़े हैं। तीसरी मैंने कही थी कि मिडल ईस्ट में ये पैलेस्टाइन, सीरिया, ईरान, इजराइल का जो मसला है इसमें भी वो सीड्स हैं। और फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज साउथ एशिया, जहां मैंने ये कहा था कि कश्मीर और अफगानिस्तान की जो है इश्यूज को, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने देख लिया कि यूक्रेन का कैसे, यानी कुछ अर्सा पहले तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन ये हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि प्यूटन ने अंडर एस्टिमेट किया रेजिलियंस यूक्रेनियन की, और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी और डिप्लोमेटिक फॉल आउट का और इकोनॉमिक सैंक्शंस का। लेकिन नाउ दैट ही इज इन इट, मेरे ख्याल में वी होप एंड प्रे कि टर्की पड़े या कोई और मुल्क पड़े, आपस में मिलके तो ये इस जंग को खत्म करके कोई इसका पॉलिटिकल हल तलाश करे जो पाकिस्तान की पॉलिसी।
इस जंग के नतीजे में जो कुछ अब तक हुआ है, हम देख रहे हैं कि मुल्कों की पॉलिसीज जो है वो बदल रही हैं। जैसे यूरोप में मुश्तरका आर्मी की तश्कील की बात जो है वो की जा रही है पिछले कई दिनों से। इस तरह जर्मन हुकूमत है, उसने अपना दिफाई बजट जो था वो 50 बिलियन से 100 बिलियन कर दिया है, और जिससे उन्होंने कहा कि हम बाकायदा एक आर्मी तश्कील देंगे, सही आर्मी जिससे कहना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में यूरोप अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करके अपना दिफा खुद करेगा या नेटो मजबूत होगा, ये पॉलिसी जारी रहेगी? देखें, ये जो जंगें होती है ना, ये लड़ने के लिए आपके पास कोई काज ऑफ वार होनी चाहिए जो कि विल टू फाइट को जनरेट करती है और फिर फौजें बाहर निकलती हैं। आप ये देखें कि जब तो वारसा पैक्ट कंट्रीज थे मुकाबले में और उधर नेटो था, तो नेटो के ऊपर बहुत सा पैसा खर्च हो रहा था, अमेरिका बैक भी कर रहा था, 28-29 ममालिक थे, और इधर वारसा पैक्ट की बात थी। अब जब से कोल्ड वार खत्म हुई और सोवियत का डिमाइज हो गया, तो ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड का मसला बन गया और सोचा ये गया था कि अभी अमन आ जाएगा। लेकिन ये फिर वन साइडेड, ये आप बैल मुझे मार वाली बात है। नेटो ने फिर चूंकि रशिया को दबाना शुरू किया, तो दे शुड हैव नोन कि इधर कोई लीडर ऐसा आ गया जैसे प्यूटन जैसा, जो कि आपने देखा ना कि नाजी जर्मन में हिटलर जब आया था तो किसी को तवक्को थी कि वो क्या कुछ कर गुजरेगा। तो यहाँ फिर आपने एक बहुत एक्सट्रीम जगह पे उसको लेके चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न मुफक्कर भी बहुत सारे कह रहे हैं। ये आप जॉर्ज गैलेवे की बात सुने बरतानिया से, या आप अमेरिका के दानश्वरों को सुने, तो वो यही कहते हैं कि आपने उसको इतना प्रेशराइज किया है कि उसको आगे और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इस जंग का खात्मा जो है वो जरूरी है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर नेटो को ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन नेटो के अंदर भी अभी आप देखें ना कि यूरोपियन यूनियन से बरतानिया भी अलग है। इनके ठीक है, ये गैस वगैरह नहीं खरीदेंगे तेल रशिया का, लेकिन इनकी तकरीबन 35% एक्सपोर्ट जो है वो रशिया को जाती है, इधर से रशिया इंपोर्ट करता है यहाँ से, तो वो भी ड्राई हो जाएगी ना इनकी वो सारी बात। तो इसलिए ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, जो इकोनॉमिक एक डिबैकल होने जा रहा है। तो इसको रोकने का तरीका यही है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ये ना सोचें कि हमने नीचा जरूर दिखाना है प्यूटन को, और प्यूटन भी ये देखे कि वार से मसाइल हल नहीं होते, बैठ के गुफ्तगू से होता है। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है कि जी न्यूट्रल रहा जाए, और इस जंग में हम मुतअम्मल नहीं हो सकते कूदने के, और हमें यही हो कि हम चाहते हैं कि यहाँ अमन आए और अमन से मसाइल को हल किया जाए। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पुतिन ने तो ये भी कहा है कि जो पाबंदियां उस पर लगाई गई हैं वो उसको जंग का हिस्सा समझता है। तो इससे ये खतरा तो नहीं पैदा होता कि वो यूक्रेन के बाद आगे बढ़े? अगर ये पाबंदियां कायम रहे तो वो, अभी तक तो यूरोप और अमेरिका जो है वो सिर्फ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर रजामंद है, ट्रुप्स तो नहीं भेज रहे। और पुतिन इसको कमजोरी समझते हुए कहीं बहाना बनाकर के भी आप पाबंदियां जो है जंग का हिस्सा है, तो इसलिए आगे की तरफ पेशकदमी कर दे। या नहीं, देखिए मेरा ख्याल में ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि प्यूटन का मसला सिर्फ यूक्रेन तक ही था, और वो ये चाहता था जो यूसी मुत्तहिदा सोवियत यूनियन में यूक्रेन इनका हब था। मसलन आप देखें कि टैंक T-80UD टॉप क्लास, टॉप ऑफ द लाइन टैंक हमने, पाकिस्तान ने भी यूक्रेन से खरीदे थे, और इनके पास ये चेर्नोबिल के और न्यूक्लियर के जो इनकी साइट्स हैं 10-11 बड़ी इंपॉर्टेंट, असला स्टील में, ये इंडस्ट्री में बहुत आगे थे। तो अगर ये न्यूट्रल रहते ना, और अगर एक साइड की गेम ना प्ले करते और इसको टीज ना करते, तो मेरे ख्याल में वो इनके लिए बेटर रहता। ये अभी जो तबाही हो रही है इसको रिकवर करने में कई डेकेड्स लगेंगे फिर के लिए। तो मेरे ख्याल में प्यूटन वहां तक सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि आगे फिर नेटो वालों ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है, और मेरे ख्याल में प्यूटन की अपनी जो मुआशी सूरत हाल है वो भी इतनी इजाजत नहीं देती कि वो, उनकी इकानमी साउथ अफ्रीका की इकानमी के बराबर है। somebody was saying yes, उनके पास न्यूक्लियर वेपन अमेरिका से भी ज्यादा हैं, लेकिन ये तबाही से तो आगे नहीं चल सका जाएगा ना। तो मेरे ख्याल में वो यही चाहेगा कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो उनके कब्जे में हो, वेस्टर्न यूक्रेन को वो न्यूट्रल कर दे, और बाकी जो है नेटो को बताया जाए
कि वो अपने पैराए में रहें और हम अपने पैराए में रहते हैं। पाकिस्तान जो है उसका ज्यादातर मुफाद ट्रेड हो या कर्जों का हसूल हो, वो तो यूरोप या अमेरिका से वाबस्ता है, नेटो ममालिक से वाबस्ता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को रूस की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि रूस बहरहाल एक हमसाया, करीबी हमसाया मुल्क है, और कहीं मुकम्मल खामोशी जो है वो नुकसानदेह तो नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। देखें, ये तो स्टेट्समैनशिप का यही इम्तिहान है इरफान भाई, कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आप किसी को नाराज भी ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप साइडबाजी भी, अपने मफादात को बालाए ताक भी ना रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि इंडिया ने चीन के साथ 125 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड भी करते हैं, और चीन को वो दुश्मन भी समझते हैं, उसकी कंटेनमेंट में पेश हैं। आप देखें, रशिया से S-400 जहाज भी खरीदे हुए हैं, और आज एक बयान भी नहीं उसके फेवर में दिया उन्होंने। नंबर 3, आप देखें कि अमेरिका के वो स्ट्रेटेजिक एलाय हैं, और उधर वो आप उधर कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को अभी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खत लिखा है, और उसका जवाब सूटेबल देना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप इंडिया से बात करें और उनको कहें, हम तो इसके मुताबिक नहीं हो सकते कि हम इसके ऊपर करें। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि नॉन पॉलिटिकल हैं, आप पॉलिटिकल हैं, वो जवाब जो है वो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। आप किसी चीज को बड़ी तामल मिजाजी से, नाइस लैंग्वेज में, पोलाइटली डिक्लाइन भी कर सकते हैं, नाराज भी नहीं होने देते। इन्होंने पहले अमेरिका को वो कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर अभी कल किसी जलसे में जाके तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के लेटर का जिक्र करके कहा कि मैंने तो ये जवाब दे दिया है। तो वो यहाँ मुझे एक याद आता है कि कोई बंदा गया ना किसी के पास, उसको जरूरत थी, तो उसने कहा यार मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। तो वो उस बंदे को पसंद नहीं करता था, तो उसने कहा मेरे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन अगर होती भी ना तो तुम जैसे बंदे घटिया को मैं ना देता, उस पर लड़ाई होगी। तो उन्होंने कहा जी ये अपनी बातों को खटोगा खा रहे हैं, जब नहीं है तो नहीं है, आप चुप करके वो करें। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है ये हमें सोचनी पड़ी है। और यस ठीक है, हमारी पॉलिसी यही है जो हुकूमत कर रही है कि हम किसी साइड के ऊपर उस तरह ऐसे नहीं होना चाहते, लेकिन हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप पहले सीटो सेंटो में बने, आपने देखे यही सोवियत यूनियन था जिसने, अभी आज भी इंडिया क्रेडिट लेता है कि कतर की जंग में सकूते ढाका में सोवियत यूनियन में, अगले दिन उनके एक जनरल को सुन रहा था, वो कह रहा था सोवियत यूनियन में प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी खत्म करो इसका। आज कहता है हम रशिया को कह रहे हैं कि यूक्रेन में जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो मतलब ये है कि जब आपको बैनुल-अक़वामी कवानीन, UN चार्टर, UN रेजोल्यूशन, जनेवा कन्वेंशन को सबको बालाए ताक रखना है, तो फिर जंगल का कानून है, उसमें अपना जो है इंटरेस्ट को बचाना ही स्टेट्समैनशिप है, और उसी के ऊपर हमें चलना चाहिए।